सरकार ने केंद्रीय बजट में बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का भारी भरकम प्रावधान किया है। सरकार का मिशन साफ है कि भारत को दवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन अक्सर हम सुनते हैं कि बायोफार्मा, लेकिन आखिर है क्या ये? क्या ये सामान्य दवाओं से अलग है? और क्या 10,000 करोड़ का ये बूस्टर डोज भारत की विदेशी निर्भरता खत्म कर पाएगा? सबसे पहले समझिए कि आखिर बायोफार्मा क्या है। सामान्य दवाएं रसायनों यानी केमिकल्स से बनती है, लेकिन बायोफार्मास्यूटिकल्स दवाएं जीवित जीवों से जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट और सेल से तैयार की जाती हैं। कैंसर, डायबिटीज और जेनेटिक बीमारियों के लिए ये दवाएं संजीवनी मानी जाती हैं। अब सरकार ने इसी भविष्य की तकनीक के लिए 10,000 करोड़ का फंड जारी किया है। आम दवाओं के मुकाबले बायोफार्मा दवाएं ज्यादा टारगेटेड, असरदार और एडवांस होती हैं, लेकिन इनकी रिसर्च, प्रोडक्शन और स्टोरेज बेहद महंगी और तकनीकी होती है। बायोफार्मा या बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल्स दवाओं का वो एडवांस रूप है जो केमिकल कंपाउंड से नहीं बल्कि जीवित कोशिकाओं, बैक्टीरिया, यीस्ट और जैविक प्रक्रियाओं के जरिए तैयार किया जाता है। इसके लिए हाई एंड रिसर्च लैब, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और लंबी क्लिनिकल ट्रायल प्रक्रिया होती है। कम स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने इस चीज़ के लिए निर्धारित किए हैं। लेकिन एक कमी जो शायद ये बायोफार्मा हब पूरी कर सकें वो ये है, हम नई दवाई नहीं बना पा रहे हैं, ना कैंसर के अगेंस्ट, ना हार्ट की कंडीशन के अगेंस्ट, ना डायबिटीज़ या ओबेसिटी वगैरह के अगेंस्ट, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं आजकल ऊपर आती जा रही हैं, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक स्टेटस इम्प्रूव हो रहा है। तो उन बीमारियों की तरफ फोकस करने की ज़रूरत है। मेरी अपील है फार्मा इंडस्ट्री को, मेरी अपील है बायोफार्मा हब्स को जो ये बनेंगे, ना केवल आप बायोसिमिलर्स बनाएं, लेकिन अपनी रिसर्च करके नई दवाई कैंसर्स के अगेंस्ट, डायबिटीज़ के अगेंस्ट, हार्ट डिजीज़ के अगेंस्ट बनाएं। तो भारत को दुनिया की डायबिटीज कैपिटल कहा जाता है, जहां करोड़ों लोग जीवन भर इंसुलिन और अन्य बायोलॉजिकल दवाओं पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि डायबिटीज जैसी बीमारियों में मरीज का इलाज 1-2 महीने नहीं बल्कि कई सालों तक चलता है, जिसमें नियमित दवाओं, इंजेक्शन और मेडिकल मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। ऐसे में बायोफार्मा सेक्टर का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि इंसुलिन और एडवांस्ड डायबिटीज दवाएं बायोलॉजिकल कैटेगरी में आती हैं। फार्मा बेसिकली जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं लाइव, जैसे वैक्सीन से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि मल्टीपल कंडीशंस में आजकल यूज़ हो रही हैं। ये बाहर से आ रही हैं इनवेरेबली, बट अब हम इनका जो है जेनरिक टाइप इंडिया में बना सकते हैं, एंड उसी को देने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि एटलीस्ट इंडिया में इनके क्लिनिकल ट्रायल्स भी होने चाहिए और इसके ऊपर ज़्यादा जोर होना चाहिए। बायोफार्मा उत्पादों की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है और अगर भारत घरेलू स्तर पर इनका उत्पादन बढ़ाता है तो एक्सपोर्ट के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इसके साथ ही आयात पर निर्भरता घटने से ट्रेड डेफिसिट पर दबाव कम होगा और फार्मा सेक्टर में वैल्यू एडिशन बढ़ने से अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि की ग्रोथ को समर्थन मिलेगा। भारतीय इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा बायोफार्मा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आजकल जिस तरह की डिजीज चल रही हैं, ऐसे में बायोफार्मा बहुत रेलिवेंट है। लाइफ की क्वालिटी के लिए, लाइफ की लॉन्गिविटी के लिए बायोफार्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब डिजीज़ेज भी वक्त के साथ शिफ्ट हो रही हैं, हेल्थ केयर भी शिफ्ट हो रही है, तो बायोफार्मा से हमारी मेडिसिन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल पे पहुंच जाएगी और आगे चल के एक्सपोर्ट के भी रास्ते खुलेंगे। तो मेरे हिसाब से बहुत ही इनोवेटिव प्लानिंग है। आज के वक्त को देखते हुए, आज की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, आज के सिनेरियो को देखते हुए, इट्स अ वंडरफुल प्लानिंग। तो बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ का ये निवेश सिर्फ एक सरकारी बजट नहीं बल्कि भारत को दुनिया की फार्मेसी से दुनिया का लैब बनाने का एक सपना है। अगर ये फंड सही रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ तो भारत न सिर्फ दवाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि दुनिया को सस्ती और असरदार दवाएं भी मुहैया कराएगा। बजट में बायोफार्मा सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से एलोकेट किए गए। विशेषज्ञों का मानना है कि जहां एक तरफ भारत डायबिटीज़ के मामले में कैपिटल बन चुका है, ऐसे समय में इस तरीके की बजट की आवश्यकता काफ़ी थी। इस बजट से न सिर्फ भारत बायोलॉजिकल दवाओं के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि आयात के रास्ते भी खुलेंगे।
वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026 से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद कांच उद्योग को काफी उम्मीदें थी, लेकिन बजट पेश होने के बाद अनिश्चितता और मायूसी का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि अगर सरकार से कोई ठोस मदद या राहत पैकेज नहीं मिलता तो संघर्ष कर रहे कांच और चूड़ी उद्योग के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। कांच और चूड़ी उद्योग उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। रविवार को पेश हुए केंद्रीय बजट को लेकर उद्योग की प्रतिक्रिया मिलीजुली है। फिर भी उद्योग के ज्यादातर हितधारकों में निराशा है। उनका कहना है कि अगर सरकार से कोई ठोस मदद या राहत पैकेज नहीं मिला तो संघर्ष कर रहे कांच और चूड़ी उद्योग के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये केंद्र सरकार बजट आया है, मध्यवर्गीय वर्ग के लिए कुछ खास नहीं किया गया है, फिर भी देश के लिए, समाज के लिए अच्छा बजट है। चूड़ी उद्योग के लिए उम्मीद थी, हर बार ये चूड़ी उद्योग को कुछ नहीं मिल पाया है। हमेशा की तरह चूड़ी उद्योग को निराशा मिली है। क्या कहना चाहेंगे? हमें कहना सरकार को चूड़ी उद्योग को ध्यान देना चाहिए। तो चूड़ी अपने संजीवनी दौर से गुजर रही है, कृपया कुछ ना कुछ उसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जिंदा रह सके। बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बड़ी योजनाओं से विकास और निर्यात बढ़ने की कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन कांच के बर्तन और चूड़ियां बनाने वाली इकाइयां कुछ और चाहती हैं। उनकी मांग है कि आयात शुल्क में कटौती हो, छोटे औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएं और प्राकृतिक गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। चूड़ी उद्योग के लिए तो बजट में कुछ भी नहीं है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम लोग यही चाहेंगे कि केमिकल्स पे इंपोर्ट ड्यूटीज कम करी जाएं और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज लाए, छोटे क्लस्टर्स बनाए जिससे कि आगे सर्वे किया जा सके कि किस इंडस्ट्री को क्या ज़रूरत है और डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फीडबैक पहुंचे जिससे उनको भी एक्सेस करने में आसानी हो कि हम अपनी इंडस्ट्री के लिए क्या बेटर कर सकते हैं। बजट जो आया है वो तो देश में रेल में, स्वास्थ्य में, उसके लिए तो काफी हद तक अच्छा आया है। लेकिन बात करते हैं अगर चूड़ी और कांच उद्योग की, तो इस बार भी हमारी झोली खाली रही। चूड़ी और कांच उद्योग को इस बजट से हमको कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमको उम्मीद थी जो हमारे चूड़ी और कांच उद्योग में नेचुरल गैस का उपयोग होता है वो वैट के दायरे में आती है। अगर उसको जीएसटी के दायरे में कर देते तो उससे हमारी जो गैस है उसकी कीमत कम हो जाती, तो उससे हमारा उत्पादन जो है वो सस्ता पड़ता। लंबे समय से मंदी की मार झेल रहे कांच उद्योग की पकड़ अब विदेशी बाजार में भी कमजोर हो रही है। ऐसे में उद्योग केंद्रीय बजट से आगे बढ़कर कुछ और विकल्प तलाश रहा है, लेकिन फिलहाल उसे अपना भविष्य साफ नहीं बल्कि धुंधले कांच की तरह दिख रहा है। केंद्रीय बजट 2026 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और डिजिटल कंटेंट निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है। 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएट लैब्स स्थापित करने की योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करियर विकल्पों में कौशल प्रदान करना और 20 लाख नए रोजगार पैदा करना है। India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. केंद्रीय बजट में इस ऐलान के साथ सरकार ने कथित ऑरेंज इकोनॉमी को सुर्खियों में ला दिया है। ये तेजी से बढ़ता हुआ इकोसिस्टम है जिसमें एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन शामिल हैं। इस कदम का मकसद छात्रों को तेजी से पैर पसारती मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना है। साथ ही युवा छात्रों को पारंपरिक नौकरी तलाशने की मानसिकता से हटकर अपना काम शुरू करने की ओर प्रेरित करना है। शिक्षाविदों का मानना है कि ये प्रस्ताव किताबी पढ़ाई और इंडस्ट्री की उम्मीदों के बीच बरसों से चली आ रही खाई को पाटने में मदद कर सकता है। खासकर क्रिएटिव और डिजिटल क्षेत्रों में किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक कौशल मायने रखते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है और
मेरे ख्याल से बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बिकॉज ऑलरेडी अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे तक बढ़ गई है और अभी जो स्टूडेंट्स स्कूल से जो बाहर निकल रहे हैं इमीडिएट वो जॉब के लायक नहीं होते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद मेरे ख्याल से कि भाई स्कूल के अंदर बदलाव आएंगे और स्टूडेंट जो है इस अंदाज से तैयार हो जाएंगे कि भाई जो नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में दिखाई दे रही है उसके लिए वो काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आई थिंक बहुत अच्छा फैसला है, पर अगर ये हमारा कोर्सेज जो स्टार्ट हों अगर 11th ऑनवर्ड्स हों तो इट विल बी मच बेटर, बिकॉज 11th में जब स्टूडेंट्स अपने स्ट्रीम्स चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि हमें साइंस चाहिए या कॉमर्स चाहिए या ह्यूमैनिटीज़ चाहिए, तो ह्यूमैनिटीज़ में उन लोगों को बहुत सारे फील्ड्स मिल जाएंगे आगे उनके करियर बनाने के लिए। तो बेटर है कि ये स्कूल लेवल पे अगर होगा तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो आगे। छात्रों का कहना है कि इस क्षेत्र में जल्दी एक्सपोजर मिलने से उन्हें कम उम्र में ही अपने हुनर को पहचानने में मदद मिलेगी। इससे उनके करियर का महत्वपूर्ण समय बर्बाद होने से बच जाएगा। स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा कि मतलब हमें स्टार्टिंग से पता लग जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे मतलब बीटेक वगैरह ये सब करने के बाद जाते हैं वहाँ पे और उसके बाद फिर करते हैं, तो काफ़ी टाइम वेस्ट भी हो जाता है कि 4 साल पहले आप ये करोगे उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि आपको ये करना चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग से अगर पता हो तो अच्छा रहेगा काफ़ी। अगर कोई बच्चा लाइक स्टार्टिंग से ही काफ़ी लाइक क्रिएटिव है, लाइक आर्टिस्ट जो हम कहते हैं हमारी लाइन में, अगर आर्टिस्ट फील्ड लाइन का बंदा है तो उसको बहुत जल्दी एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाएगा ये सब चीज़ों में। और आफ्टर स्कूल क्या होता है कि जब हम स्कूल पास करते हैं, स्कूल में सब्जेक्ट नहीं है तो हमें पता नहीं होता, हम अवेयर नहीं होते इन सब चीज़ों से, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें स्कूल में पता चल जाएगी तो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। सरकार के मुताबिक ये पहल शिक्षा को उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ने की कोशिश है। इसका मकसद कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों को शुरू से व्यावहारिक कौशल से लैस करना है, जिससे उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके। केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तर प्रदेश के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसी योजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को नई दिशा देंगी। दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को और मजबूत करता है। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri। ये केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, जिन्होंने रविवार को बजट भाषण में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। सिलीगुड़ी के व्यापारी और निवासी अब एक उज्जवल भविष्य के सपने देख रहे हैं, जब पश्चिम बंगाल के इस शहर को प्राचीन वाराणसी से जोड़ने वाला प्रस्तावित रेल गलियारा बनेगा। सिलीगुड़ी के निवासियों में खुशी का माहौल है, क्योंकि उन्हें स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ये गेम चेंजर है। आपने अगर देखें कि वेस्टर्न में इंडिया में देखें तो अपने देखते हैं कि पुणे बॉम्बे की प्रॉक्सिमिटी से पुणे को कितना फ़ायदा होता है। आज गुजरात और बॉम्बे के बीच में अपने कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बुलेट ट्रेन से लेके शुरू करके हाई स्पीड कॉरिडोर का। तो एक बड़े शहर बड़े रीजन के साथ अपने जब कनेक्टेड रहते हैं तो ग्रोथ बहुत जल्दी आती है। आज यहाँ से लेके जो वाराणसी तक प्रोजेक्ट है उसके आगे वो आने वाले समय में हो सकता है दिल्ली तक भी एक्सटेंड हो, तो उससे अपनी एक एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, और जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, तो ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी। This is a welcome step. Train has been launched, and high-speed train has been launched from Varanasi to NGP. This will increase the commuters of this place, because Varanasi is a mythological tourism hub, and many people from Bengal are going to Varanasi, so it will give a boost to this place. पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को भारत के पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार माना जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी इस शहर के महत्व को साबित करती है। See the importance of the city Siliguri. Not only it is connected with our Prime Minister constituency, but a small city like Siliguri of Eastern India, that is becoming a important city for whole country. So we are happy as Siligurians. We thank our Prime Minister.
We thank our railway minister and we thank our finance minister for giving such a gift. पश्चिम बंगाल के इस हिस्से के लोगों के लिए भारतीय रेलवे एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है और इस नवीनतम घोषणा से सिलीगुड़ी और इसके आसपास के क्षेत्रों की शान और भी बढ़ जाएगी।